लोग रेट का कोड लिख रहे थे मेरे ख्याल से। स्टूडेंट लिस्ट और न्यू स्टूडेंट, ये हमने कल लास्ट लेक्चर में लिख लिया था। ठीक, कुछ भी आप लोग नेम, एड्रेस, एज और सिक्स ये चल रहा। आज हमने सीखना है पहले वैलिडेशन। ठीक, जैसे हमने कोई वैलिडेशन लगानी है जी, नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, एड्रेस को खाली नहीं छोड़ सकते, ईमेल को खाली नहीं छोड़ सकते। और ये देखो इसने हमें एरर दे दी। ये एरर कहां दे रहा है? सेव चेंजेस, क्योंकि हमने इसके ऊपर वैलिडेशन लगाई। याद है कहां लगाई थी हमने? बोलो मॉडल। ये लिखे हुए हैं, जहां जहां रिक्वायर्ड लिखा है तो उसको खाली नहीं छोड़ सकते। रेंज में एज की बता दिया, इतने से बीच की एज एंटर होगी। ऐसे ही ईमेल का फॉर्मेट वैलिड होना चाहिए। तो अब आपके प्रॉपर ये मैसेज भी आने चाहिए। अभी तो एकदम से एरर आ गई। अब एक नॉर्मल यूजर के लिए तो एरर है। तो आज हम लोग पहले वैलिडेशन पे टाइम लगाएंगे। एक टॉपिक है वैलिडेशन। एक वैलिडेशन होती क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड वैलिडेशन पता है सबको चेक लगानी है भाई, कैसी इंफॉर्मेशन आपको पास करनी है, कैसी नहीं। दैट इज वैलिडेशन। जैसे डाटाबेस में कंस्ट्रेंट कहते हैं, चेक्स होते हैं ये सारे। ठीक, तो एक वैलिडेशन होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो है 90% वो यूज होती है। क्लाइंट साइड कौन सी? जैसे कभी आप किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, साइन अप करते हैं, तो वहां टेक्स्ट बॉक्स लगे होते हैं। उन टेक्स्ट बॉक्स में आप लोग एक डिटेल डालते हैं। गलत डिटेल डाली होगी तो वहां मैसेज आ जाता है। ठीक, अब क्लाइंट साइड का क्या मीनिंग है? देखो वैलिडेशन तो हम लोग ASP डॉट में भी लगा सकते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स खाली है कि नहीं। यह छोटा एग्जांपल है। अगर मैं लिखना चाहूं कंट्रोलर में जाके, जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर है, ये सेव का कोड है, यहां पे आपने लिखना है। ये मैं यहां लिख दूं एक स्टूडेंट डॉट नेम। मान लो अगर ये एम्प्टी है तो क्या करें? लिख सकता हूं मैं, कोई रोक थोड़ी, ऐसे लिख नहीं सकते। स्टूडेंट डॉट एड्रेस सारा चेक कर सकता हूं मैं इफ लगा के। एक लेकिन ASP.NET कहां रन होती? सर्वर। कहां पे रन होती है? सर्वर पे। इसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? सर्वर पे। आप खुद बताओ कि कुछ ऐसी वैलिडेशन है, उस केस में आपको सर्वर पे जाना पड़ेगा। एक, जब आप सर्वर पे जाओगे बार बार, फिर पेज सर्वर से वापस आएगा, परफॉर्मेंस तो स्लो होगी। अगर आपको ये वैलिडेशन लगानी है, नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, एड्रेस को खाली नहीं छोड़ सकते, ईमेल को खाली नहीं छोड़ सकते। अब इसमें ASP.NET का क्या रूल है? अब उस केस में पेज सर्वर पे जाएगा, ये खाली है, फिर पेज सर्वर से क्लाइंट की मशीन पे आएगा,
फिर आप भरोगे, फिर कोई चीज और में गड़बड़ी होगी, फिर पेज सर्वर पे जाएगा, फिर पेज सर्वर से क्लाइंट से, तो वो इसी प्रोसेस में पेज काम करेगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कुछ वैलिडेशन ऐसी होती है जिसमें सर्वर की जरूरत नहीं होती सर्वर पे जाने की, जैसे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। दो टेक्स्ट बॉक्स ही कंपेयर करने हैं उनकी वैल्यू को, पासवर्ड इतनी कैरेक्टर का होना चाहिए, एज इतनी है, जैसे रेंज दी या मैंने। कंक्लूजन में कहने का मतलब मेरा यह है काफी वैलिडेशन हम क्लाइंट साइड पे एक चेक कर लेते हैं कि पहले डेटा डाला है तो ही पेज सर्वर पे जाना चाहिए। अगर आपने वैलिड डेटा नहीं डाला तो पेज सर्वर पे जाना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, पेज बार बार सर्वर पे, अगर वो वैलिडेशन आप ASP.NET में लगा दोगे यहां पे, तो पहले पेज सर्वर पे जाएगा, देख रहे हैं नेम खाली है, फिर वो पेज सर्वर है वापस आएगा, फिर सर्वर पे जाएगा, फिर देखेगा एड्रेस खाली है। तो मतलब कहने का बार बार वो सर्वर पे हिट करेगा। हम तो ये चाहते हैं जैसे याहू का साइन अप पेज है, 15 कॉलम भरे, सारे वैलिड हैं, बस एक बार ही पेज सर्वर पे जाए। तो इसके लिए हमें सीखनी पड़ती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड पे ASP.NET काम नहीं करती है। क्लाइंट बताया हुआ ASP.NET हमारे घर में रन नहीं होती। क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन के लिए यूज होती है आपकी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड पे रन होती है। तो काफी वैलिडेशन है जो क्लाइंट साइड पे मैनेज हो जाती है, पर कुछ तो सर्वर पे भी चाहिए होगी। तो दूसरी वैलिडेशन होती सर्वर साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन का मीनिंग क्या, जैसे मान लो आपको ये चेक करना है कि ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो वैलिड है कि नहीं। तो क्लाइंट साइड पे ठीक है, उसने ही चेक करना ना, @ लगा प्रॉपर की नहीं, .com लगा या कुछ ऐसे जो भी उसके ईमेल का फॉर्मेट होता है, उसके सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको ये वैलिडेशन लगानी है कि ईमेल डुप्लीकेट तो नहीं है, अब ऑलरेडी किसी का ईमेल होगा डाटाबेस के अंदर, सेम ईमेल दो बंदों का नहीं डालने देंगे ना लोग। तो फिर उस केस में डाटाबेस में जाके क्वेरी लिखेंगे कि ये वाला ईमेल डाटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं करता, फाइंड वाला काम। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैसेज आ जाए ईमेल इन यूज। अब ये वैलिडेशन तो कहां चेक होगी, सर्वर। तो फिर हमें सर्वर साइड वैलिडेशन भी आनी चाहिए। तो वैलिडेशन में 2 टाइप्स की होती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड। बात समझ आ गई। कुछ वैलिडेशन है जो सर्वर पे चेक करनी पड़ती है, पर 90% वैलिडेशन आपकी क्लाइंट साइड से ही मैनेज हो जाती है। खाली है ऑप्शनल कॉलम है ठीक, या कंपल्सरी कॉलम है, उन्हें खाली नहीं छोड़ सकते, स्टार लगा होता है। तो क्लाइंट साइड पे चेक करो, सर्वर पे क्या चेक करना है इसमें ठीक। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम चाहिए, उसमें कोई सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको ये चेक करना है कि यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए तो सर्वर पे जाना पड़ेगा। डाटाबेस में क्वेरी बनेगी, चेक करेगा कि ये यूजर नेम डाटाबेस में है तो नहीं पहले से, तो सर्वर साइड पे जाना पड़ेगा। तो पहले लॉजिक समझो क्लाइंट साइड और। तो यहां कुछ वैलिडेशंस हमारे पास बनी हुई है
और कुछ नहीं बनी है जो बनानी पड़ेगी। तो जो बनी पहले हम वो यूज करेंगे, और कोई मर्जी से बनानी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं कस्टम वैलिडेशन। वो भी बनाएंगे। तो हम 3 चीजें पढ़ेंगे वैलिडेशन में, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन एंड कस्टम वैलिडेशन। आज और कल हमने यही डिस्कस करना है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खुद ही सोचो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, वैलिडेशन का रोल इंपॉर्टेंट। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, वैलिडेशन के लिए कुछ जावास्क्रिप्ट बनी हुई है हमारे पास। ठीक, वो मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रिप्ट फोल्डर पे जाओ पूरा ध्यान से। यहां कई जेक फाइल है, लेकिन कईयों में वैलिडेट लिखा आ रहा है। देखो ध्यान से, ये देखो jQuery.validate jQuery.validate लिखा था ना। इसका मतलब ये वाली फाइल किसकी है, वैलिडेशन की। ये 4-5 फाइलें हैं जावास्क्रिप्ट की, और जावास्क्रिप्ट कहां रन होती, क्लाइंट साइड। तो पहले हम सीखने जा रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और इसके लिए जावास्क्रिप्ट फाइल बनी है, हमें बनाने की जरूरत नहीं। ठीक, अब इन जावास्क्रिप्ट फाइल को एक्सेस करने के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं बंडल। क्या बनाए हैं, बंडल। तो ऐप स्टार्ट में गए और बंडल कॉन्फिग। अब एक और बंडल यूज, बंडल क्या है, फोल्डर है। ये देखो बंडल कॉन्फिग में गए, जहां बूटस्ट्रैप की कहानी पड़ी थी याद है, और यहां पे एक ये देखो बंडल डॉट एड, ये बना हुआ नाम देखो इसका, बंडल jQuery वैल। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ, स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर जाओ, jQuery डॉट वैलिडेट और आगे लगा हुआ स्टार। स्टार का मतलब यह है कि जिन फाइल के नेम के आगे jQuery वैलिडेट है, आगे कुछ भी। अब यहां पे कौन सी ऐसी फाइल है, स्क्रिप्ट फोल्डर में गए तो jQuery.validate 1 2 3 4 5। इसका मतलब हुआ कि जब हम इस बंडल को एक्सेस करेंगे तो एक फाइल नहीं है, जिस फाइल के नाम के आगे क्या लिखा होगा, jQuery.validate, 5 फाइलें वो सारी इसके अंदर है। तो अब ये वाला बंडल हमने यूज कर, ठीक है जी। ये किसके लिए है, वैलिडेशन। आप एक चीज नोटिस करो, ये वाला बंडल लेआउट पे ऐड नहीं है। चलते हैं, बताया हुआ व्यूज, शेयर और लेआउट। और लेआउट में नजर मारो, एक बंडल ये तो ऐड है ना, एक ये भी ऐड है, ये भी वहां पे है मॉडर्नाइजर। और उसके बाद ये नीचे ये देखो jQuery और बूटस्ट्रैप। टोटल कितने बंडल ऐड है, 4। एक नाम याद रखो, scripts.render, जिसके आगे scripts.render लिखा है वो JS है, style.render लिखा है तो CSS। 2 बंडल ये है ऐड है और 2। तो आप बंडल कॉन्फिग में जाओ, एक ये वाला ऐड है, मैच, ये मैच,
ये बूटस्ट्रैप वाला है वहां पे, है ना। और लास्ट ये तो भी है, 4 थे ना, ठीक। तो ये 4 बंडल आपके मैच, बट एक बंडल आपका नहीं है। कौन सा? ये वाला। अब जो चीज लेआउट पे ऐड है वो पूरे प्रोजेक्ट पे काम करेगी। जैसे कंटेंट सीएसएस वाला बंडल हमने यूज किया था, वहां ऐड है, सारे व्यू पे अपने आप ऐड है, क्योंकि लेआउट में कॉमन टेम्पलेट है। लेकिन ये वैलिडेशन वाला बंडल वहां ऐड नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वैलिडेशन मुझे हर पेज पे नहीं चाहिए। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट देखो, इंडेक्स पे तो चाहिए नहीं है, हमें तो क्रिएट पे जरूरत है, हमें अपडेट पे जरूरत है, डिलीट पे हो सकता नहीं चाहिए हो, फाइंड पे हो सकता नहीं चाहिए हो। तो फालतू में अगर मैं इस बंडल को वहां ऐड कर दूं, मतलब कहने का ये वाला बंडल है, अगर मैं इसको कहां ऐड कर दूं? लेआउट। ठीक, ये जैसे 2 ऐड है ना, ये वाले, इसी के नीचे मैं ऐड कर देता, चल जाएगा। लेकिन हर व्यू पे ये लोड होगा, और जहां मुझे जरूरत नहीं भी होगी वहां भी लोड होगा। और jQuery कितनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, उतनी फाइल्स को हर एक पेज पे ऐड करेगा, तो पेज हैवी होगा। इसलिए याद रखना, हम वैलिडेशन वाला बंडल जो है वही ऐड करते जिस व्यू पे हमें चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम इसे ऐड करेंगे इस पे, कंट्रोलर और स्टूडेंट कंट्रोल। और ये आपका क्रिएट के, इसके व्यू पे जाओ, क्रिएट के राइट क्लिक किया, गो टू आगे, और यहां पे लास्ट में, कहां पे? यहां हम उस बंडल को ऐड करेंगे। तो अब ये जो ऐड होना चाहिए, ये ले हो गया। देखो ध्यान से सुनो, ये रूल है या गाइडलाइन है, हमेशा ही सीएसएस जो है कोशिश करनी चाहिए वो ऊपर ऐड हो, और जेएस जो है वो सबसे नीचे ऐड होनी चाहिए। जिसे गाइडलाइन कहते हैं। नहीं तो ऊपर नीचे तो होता रहता, वो ऑलरेडी ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ, ये देखो, एक रेंडर सेक्शन बनाया। रेंडर सेक्शन क्या एक जगह है जहां पे हम चाहते हैं जेएस वाली फाइल लोड होनी चाहिए। ठीक, ये रेंडर सेक्शन एक ब्लॉक है जिसका नाम है स्क्रिप्ट। अगर मैं एक काम करूं, बंडल एक्सेस करना है, तो मैं सीधा ऐसे लिख लेता हूं यहां पे, और इसके बीच में बंडल का नाम कौन सा लिखेंगे? जो ये वाला, यही है ना। ये बंडल जो है ये आपने यहां चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन ये कहां लोड होगा? सबसे ऊपर। बट हम चाहते हैं कि सारी जेएस फाइल कहां लोड हो? सबसे नीचे। तो रेंडर सेक्शन एक ब्लॉक है जो हम यहां लिखेंगे। कैसे? सेक्शन, और उस सेक्शन का नाम क्या है? स्क्रिप्ट्स। ये आपने उठाया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये, बस। और इसके अंदर आप इसे लिखो।
सेक्शन स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट डॉट रेंडर तो सेक्शन स्क्रिप्ट और ये इसका, तो ये जो स्क्रिप्ट है याद रखना, ये ब्लॉक, इसका मतलब ये होगा कि जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वैलिडेशन वाली, वो हमारे व्यू में सबसे लास्ट में लोड होंगी जहां पे ये लाइन लिखी है। अगर आप इस लाइन को उठा के यहां लिख दो तो यहां पे जगह है और कुछ नहीं है। लेकिन लेटेस्ट गाइडलाइन में ये हम मानते हैं CSS ऊपर, HTML ऊपर, बेस सबसे नीचे ऐड होनी चाहिए। तभी इन्होंने क्या किया हुआ, ये ब्लॉक हमें बना के दे। और ये ब्लॉक ना मल्टीपल भी हो सकते हैं। लो, एक का नाम स्क्रिप्ट रख दिया, एक का स्क्रिप्ट 1, एक का स्क्रिप्ट 2, एक का स्क्रिप्ट 3। अब इसको एक्सेस कैसे करोगे? ऐसे होगा जैसे लिखा है स्क्रिप्ट 1 तो 1 वाली जगह ऐड हो जाएगा, स्क्रिप्ट 2 तो 2 वाली जगह। मल्टीपल रेंडर सेक्शन हो सकते, अभी तो एक की जरूरत है, एक तो एक ही हो। तो बेसिकली मैंने यहां 2 चीजें बताई। वैलिडेशन वाले बंडल को कैसे एक्सेस करना है, ये तो सीधी है, स्क्रिप्ट डॉट रेंडर। और ये वाला नाम मैंने नहीं बनाया, ये कहां बना हुआ, ये उठा लिया ध्यान से, और इस बंडल को हमने क्रेट पे एक्सेस कर दिया। एक काम ये, दूसरा था, इसे याद रखनी चाहिए क्या चीज की है। दूसरा था कि जो वैलिडेशन वाली जो जावास्क्रिप्ट है वो सबसे नीचे लोड होनी चाहिए। ये गूगल की गाइडलाइंस है। एक तो फिर यहां पे मैंने इसका रेंडर सेक्शन के लिए ये बना हुआ सेक्शन था, मैंने इस सेक्शन को यहां से एक्सेस कर दिया। और यहां पे ये एक, अब क्या करेगा स्क्रिप्ट रेंडर, क्या करेगा, जो वैलिडेशन वाली 5-6 फाइल्स हैं वो कहां लोड होंगी, इसकी जगह बस इतना फर्क है। और एक, अभी आप रन करो, और ये वैलिडेशन ने काम करना शुरू कर दिया। जावास्क्रिप्ट लग गई ऊपर। अब देखना आराम से करेंगे, यूजफुल चीज है, एक इसके बिना प्रोजेक्ट नहीं बन। जी न्यू पे क्लिक किया और जैसे सेव पे क्लिक किया खाली मैसेज आ गया। और अब ये पेज सर्वर पे नहीं जा रहा, क्लाइंट साइड पे चेक हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा? हम एक काम करेंगे, कोई चीज मुंह से बोल के चुप नहीं होनी चाहिए, पूरा यार ब्रेक पॉइंट लगा, बोला ठीक ऐसे होता नहीं, समझो उस चीज को। अब ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ये ASP.NET का कोड है। तो जब पेज सबमिट करोगे सर्वर पे यहां जाएगा, क्या अब जाता है? नहीं, जब तक आप वैलिड डेटा एंटर नहीं करोगे वो यहां नहीं जाएगा। और ये वैलिडेशन उसने कहां से उठाई? तो मॉडल पे लगा, ये न्यू और नहीं जाने दे रहा है। ठीक, अगर ठीक डेटा डालोगे तो जा सकते, जितना मर्जी जोर से क्लिक करो। और यहां पे मान लो ये नेम, एड्रेस, ये हट गई। अब एज पे भी लगाई हुई हमने कोई, है ना। लो मैंने ये तो लिखी हुई है, लो कर दिया काम।
लिखा रहा एज फील्ड मस्ट बी बिटवीन 18 to 25। तो यहां पे आप लिख दो 23 लिख दिया। ईमेल है, प्रॉपर ना लिखो, मैंने सिंपल ऐसे लिख दो। लिखा रहा है ईमेल फील्ड इज नॉट ए वैलिड ईमेल। ठीक, अगर आप प्रॉपर @ लो जी कॉम, अब ठीक, अब जैसा लिख दिया लो, सेव पे क्लिक करो। अब ठीक है डेटा, अब ये सर्वर पे जाएगा। और ये कोड की कहानी तो आपको पता ही है। देखो आईडी ऑटो जनरेट है, बाकी डिटेल्स बाकी। ठीक, F10 नल भी नहीं है, ऐड किया, सेव किया और इंडेक्स। तो अगर आप वैलिड डेटा एंटर नहीं करोगे सर्वर पे नहीं जाओगे और ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन में काम करना शुरू कर। अब हम चाहते हैं जो मैसेज आ रहे थे वो मेरी मर्जी के आने चाहिए। जैसे वहां व्हाइट बोर्ड आ रहे थे, ठीक, ये मैं बात कर रहा हूं, ये न्यू स्टूडेंट और से ये मैसेज ऑफ नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड दिखा रहा है। आप ठीक करने मैसेज थोड़े वो कर सकते हो। कहां जाओ, मॉडल, जहां वैलिडेशन हमने लगाई, मॉडल पे गए, जैसे रिक्वायर्ड, तो यहां पे मैसेज भी देना है, तो इसी के अंदर हम कुछ चेंज कर, क्या लिखोगे, एरर मैसेज। ठीक, और यहां लिख दिया नेम। अब इसमें मैसेज ये आ, नहीं तो वो यार जिससे व्हाइट बोर्ड था, देख लो। जैसे ईमेल एड्रेस है, इसमें मैसेज, तो इसका भी कर लो एरर मैसेज। हम प्रॉपर एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, मैंने ये चेंज कर दिया। ठीक, यहां पे रेंज, एरर मैसेज, एक एज बिटवीन 18 to 25। कस्टम मैसेज दे दो, ये देखो रन करो, नेम एम्प्टी। नेम एम्प्टी, एक नहीं। माइग्रेशन की जरूरत तब होगी जब कुछ डाटाबेस लेवल का चेंज करो। जैसे रिक्वायर्ड लगाया है तो रिक्वायर्ड हटा दो, तो फिर ऐड माइग्रेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे रिक्वायर्ड लगा दिया, अब हटाना रिक्वायर्ड, हटा दोगे फिर माइग्रेशन आपको दोबारा से चलानी पड़ेगी। ये तो सिर्फ मैसेज है, मैसेज का डाटाबेस का कोई लेना देना नहीं है। देखो माइग्रेशन दोबारा कब चलानी, मान लो आपको याद आया कि एड्रेस ना मतलब खाली हो सकता है, आपने यहां से ये हटा, अब ये नहीं चले, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड माइग्रेशन, अपडेट डेटाबेस, फिर ये काम करना शुरू।
ये चेंजेस कहाँ हुए? डाटा। जहां नल लेवल फॉल्स था वो हट जाएगा ना, फिर नल लेवल ट्रू हो जाएगा। तो जिसका इंपैक्ट डाटाबेस पे होगा, सोचना एक तो आपने ये मैसेज चेंज कर दिए, एक बोरे होंगे ये सारे। अब उसके बाद एक और चीज, क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं एक्चुअल में बोलूं, सिर्फ वो बंडल ही ऐड करना है और तो कुछ नहीं करना। इतनी देर से मैं आधे घंटे से बाद बोल रहा हूं, वो सिर्फ बंडल ही ऐड करना है। अपने आप जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन में काम करना शुरू कर। अब वो क्लाइंट साइड पे चेक कर रहा है, वैलिड डेटा होगा एज पर वैलिडेशन जो मॉडल पे लगाई है, तभी वो सर्वर पे जाए। ये देखो स्टूडेंट लिस्ट, एक बार दोबारा से मैसेज आ गया। अगर आप नेम एड्रेस, ये देखो वो मैसेज आ गया जो मैंने दिया था, एंटर वैलिड ईमेल। इसके और दो वैलिडेशन लगी हुई है, रिक्वायर भी और एक ईमेल एड्रेस। ठीक, तो इस तरह से हो गया। ठीक, अब आप चाहते हो, क्लाइंट कहता है यहां नेम नहीं लिखा है, यहां हेडिंग आना चाहिए स्टूडेंट नेम, यहां स्टूडेंट एड्रेस, यहां स्टूडेंट एज और यहां स्टूडेंट ईमेल। क्या करूं? प्रॉब्लम समझ आ गई? क्लाइंट कहता है नहीं, तो ये जो उठा रहा है बेसिकली ये है आपके कॉलम के नेम जो टेबल में दिए। पर कई बार ऐसा होता है टेबल का नेम जो है स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डेवलपर ने तो अपने हिसाब से लिया होता नेम, कभी स्मॉल में लिख दिया, कभी कैप्स में कैसे भी है। तो आप क्या करोगे? तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जैसे नेम है, तो यहां पे आप एक और लिख लो डिस्प्ले, और यहां पे नेम और यहां लिख दिया आपने स्टूडेंट नेम। इसका डाटाबेस पे कोई इंपैक्ट नहीं, ये तो डिस्प्ले नेम चेंज होगा, यानी जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा स्टूडेंट नेम। अब इसी तरह से यही चीज आप यहां स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एज। फायदा क्या है? यहां मैं एक जगह चेंज करूंगा, जहां जहां यूज हो रहा होगा वहां वहां। अब इसके लिए माइग्रेशन चलाने की जरूरत नहीं। माइग्रेशन जैसे रिक्वायर्ड है, वैलिडेशन को इस तरह की लगी है। अब आप देखो, आपने ये लिखा और जो लेबर फॉर लिखते हैं डिस्प्ले नेम फॉर, ये उसका फायदा पता चले। जहां नहीं लिखोगे वहां नहीं आएगा।
अब आप लोग ये देखोगे स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ नहीं आया, यहाँ तो वही आ रहा नेम एड्रेस एज, लेकिन यहाँ पे क्लिक किया, ठीक आ गया सब पे। मैंने कुछ नहीं यहाँ किया, सिर्फ वहां चेंज किया, लेकिन ये चीज आई क्यों? क्योंकि जब मैंने क्रिएट का व्यू बनाया हुआ तो यहां पे ये देखो लेबल 4 या डिस्प्ले नेम 4, यहां तो काम कर गया, लेकिन ये देखो लेबल 4 लिखा हो ना हेडिंग उठाने के लिए,